तैरने के हुनर किनारे बैठकर नहीं सीखे जाते। दरिया में उतरो और लहरों से दो दो हाथ करो। लहरों से दो दो हाथ करने वाले व्यक्तित्व बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। कोई कलाकार होता है तो कोई वैज्ञानिक, कोई राजनीतिज्ञ तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई व्यापारी तो कोई कर्मचारी। अलग अलग इंसान में अलग अलग गुण, और जब ये गुण विशेष स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वो व्यक्ति विशेष हो जाता है। लेकिन दो मुख्य गुण एक ही व्यक्ति में पाया जाना असामान्य बात है, और वो भी प्रकृति में एक दूसरे से विपरीत गुण। एक गुण विज्ञान का और एक कला का। जहां विज्ञान यथार्थ को लेकर चलता है, वहीं कला भावनाओं से जुड़ी होती है। विपरीत होते हुए भी ये दोनों गुण, दोनों विशेषताएं एक व्यक्तित्व में समाहित है, और वो व्यक्तित्व है अभिनेता अनिल रस्तोगी जी का। आपने विज्ञान को यथार्थ मानकर अपना जीवन आरंभ किया, लेकिन कहते हैं ना कि भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं। यहाँ भावनाओं ने यथार्थ पर विजय पाई। अनिल जी के भीतर की कला जोर मारने लगी और उनकी कला का प्रखर रूप हमारे सामने आया। आपने अभिनय के क्षेत्र में अपना सिक्का जमाकर दिखाया। वहीं अगर हम उनके वैज्ञानिक रूप को देखें तो आप जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में सीडीआरआई में शामिल हुए और इसी संस्थान से बायोकेमिस्ट्री के प्रमुख और डायरेक्टर ग्रेड साइंटिस्ट के रूप में सेवानिवृत्त हुए। इस क्षेत्र में भी आपको बहुत सी उपलब्धियां हासिल हुई और आपको कई सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। अनिल जी को एक वैज्ञानिक और कलाकार दोनों ही रूपों में संपूर्ण व्यक्तित्व कहा जा सकता है। वे एक ऐसी शख्सियत हैं जो यथार्थ एवं भाव दोनों से प्रखर रूप से भरे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं अनिल रस्तोगी जी से, जिन्होंने यथार्थ से भाव तक की यात्रा को नए आयाम दिए, और ये सफर आज भी अनवरत जारी है। नमस्ते अनिल सर, आपका चुभन पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। और सर, आपने अपने अभिनय से चरित्रों को इतना जीवंत कर दिया है कि घर घर में आपका चेहरा जाना जाता है। अभी आपको स्क्रीन पर देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीरियल या मूवी शुरू होने जा रही है। देखिए, मैं बेसिकली डायरेक्टर एक्टर हूँ, जी और मैं तो अपने को जैसे वो शतरंज की गोट होती है जी या जी जो कठपुतली होती है, मैं तो वो मानता हूँ। और डायरेक्टर हमें जिधर आदेश करते हैं, जिधर नचाते हैं, मैं वैसा नाचने की कोशिश करता हूँ। जी सर, बहुत सो बहुत सफल कलाकार हैं आप, और आपको देख के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे हाँ, श्रोताओं ये को जरूर मैं कहूँगा, जी मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं बहुत लकी रहा कि जी मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स करने को मिला। जी मतलब जी वैसे तो स्क्रीन पे मैंने ज्यादातर नेताओं के रोल किए हैं, जी लेकिन जो मेरा बेसिक शौक है वो है मेरा थिएटर। जी तो थिएटर में पिछले 62 वर्षों से कर रहा हूँ लगभग, जी और तो 63 साल हो गए। और मुझे लगता है कि उससे मुझे बहुत ही वैरायटी ऑफ रोल्स करने का मौका मिला। जी मैंने कैसनोवा भी किया, मैंने हिस्टोरिकल भी किया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट प्ले भी किए, मैंने मैथोलॉजिकल भी किया, मैंने विलेन भी किया, और सब तरीके के मुझे रोल करने का मौका मिला। सो आई मस्ट हैव बीन ग्रेटली प्रिविलेज्ड दैट वे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जैसा मैंने शुरू में बोला भी सर कि आपके अंदर दो मुख्य गुणों का अद्भुत समन्वय है, और दोनों गुण जो है वो एक दूसरे से विपरीत है, एक वैज्ञानिक का, एक कलाकार का। तो हमें कुछ अपने इस सफर के बारे में बताइए। या तो वैज्ञानिक के तौर पर आपने कैसे शुरुआत की और कैसे आप इस क्षेत्र में आए, हम ये जानना चाहेंगे सर। देखिए, बेसिकली तो मैंने अपना करियर एज ए साइंटिस्ट ही शुरू किया। जी ये जरूर है कि थिएटर भी मैं लगभग साथ ही साथ करता था। जी 1962 में मैंने एमएससी किया बायोकेमिस्ट्री से, और बायोकेमिस्ट्री उस समय बिल्कुल नई डिसिप्लिन थी। जी बिल्कुल। बल्कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में जहां से मैंने एमएससी किया था, जी मेरा प्योर बायोकेमिस्ट्री का पहला बैच। अच्छा। तो मेरा करियर तो बेसिकली एज ए साइंटिस्ट ही रहा।
लेकिन जी। ये जरूर था कि मैंने शौकिया थिएटर भी उसी समय 1961 में मैंने जी। पहला नाटक किया था, नूर जहां। अच्छा। तो शुरुआत भी मेरी लगभग वैसे ही हुई, बट दैट वाज जस्ट सिंपल हॉबी, जैसे लोगों के शौक होते हैं। मेरा शौक और भी था, मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं जी। स्विमिंग करता था, मैं जिम्नास्टिक्स भी करता था। तो जैसे मेरे और शौक थे, वो थिएटर था। लेकिन जी। ये जरूर हुआ कि थिएटर से जब मुझे थोड़ा पहचान मिलने लगी, जब मैं भी महसूस करने लगा कि स्वांतः सुखाय में कुछ कर रहा हूँ, मुझे करने जी। में आनंद आता है, जी। तो वो शौक जो है वो धीरे धीरे एक जुनून में कन्वर्ट हो गया। और मैं, मेरे राजेश्वर बच्चन जी मेरे गुरु जी थे, उनसे, जिनसे मैंने थिएटर की नुआंसेस सीखी थी, जी। बेसिक। हालांकि बाद में उनका सानिध्य मुझे नहीं मिला। मैं दर्पण ग्रुप में आ गया, और जी। बदकिस्मती से दर्पण के लिए उन्होंने कोई प्ले डायरेक्ट नहीं किया था। अच्छा। लेकिन दर्पण में जब मैं आया तो मुझे और आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी थे जिनके साथ कैरियर शुरू किया दर्पण में आकर के। जी। दर्पण ग्रुप मैंने 1972 में ज्वाइन किया था। जी। तो ये जो मैंने ग्रुप जो ज्वाइन किया था, उस वो ग्रुप ऑलरेडी एक स्टेब्लिश्ड ग्रुप था कानपुर का। जी। लखनऊ में उसकी ब्रांच 1971 में पहली शुरू हुई थी। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि उसकी वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला। दर्पण रेगुलर थिएटर कर रहा था, बहुत ही स्टेब्लिश संस्था थी, और जी। उसमें जो लोग काम कर रहे थे बहुत ही स्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट थे। लखनऊ के सुदेश बंधु जी थे, उर्मिल कुमार थपलियाल जी थे, विमल बनर्जी जी थे। ये सब बहुत ही, माया गोविंद जी थी जो बहुत बड़ी लिरिसिस्ट रही हैं, जी। जी बिल्कुल। राम गोविंद जी उनके हस्बैंड जो बहुत इस समय मुंबई के बड़े मशहूर स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटर हैं, ये सब लोग उससे जुड़े हुए थे। तो वाह। जब मुझे उससे मौका मिला जुड़ने का, सो दैट वाज अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर टू मी। और देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मैं बराबर करता रहा, और इत्तेफाक से भावना जी क्या हुआ कि मुझे सीडीआरआई में मुझे जी। लोगों का बड़ा कोऑपरेशन मिला। जी। मेरे जो सीनियर्स हुआ करते थे, जब उन्होंने मेरी इस प्रतिभा के बारे में जाना कि मैं थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक मुझे रखता है, तो जी। उन्होंने भी मुझे प्रमोट किया। जी। हालांकि दोनों बड़े चैलेंजिंग जॉब्स थे, एक्टिंग भी और रिसर्च भी, जी। क्योंकि रिसर्च इज ऑल्सो वेरी डिमांडिंग सॉर्ट बिल्कुल। ऑफ जॉब। बिल्कुल। लेकिन ईश्वर की कृपा से मुझे अपने साथियों का, मुझे अपनी फैमिली का इतना सहयोग मिला कि जी। देयर ऑल्सो आई कुड डिस्चार्ज माई ड्यूटीज वेरी प्रॉपरली। जी। तो मुझे ये शिकायत नहीं रही अपने से कि अगर मैं साइंस, जो मेरा करियर था, जो मेरा प्रोफेशन था, उसके साथ मैंने थिएटर की वजह से अनजस्ट किया। यूड बी हैप्पी टू नो कि मैं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का भी फेलो हूँ, और जी। मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया का भी फेलो। वाह। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्राइट साइंटिस्ट, जी। शायद वो अगर मैं होता तो इतना टाइम मैं थिएटर को नहीं दे पाता। आई वॉज एवरेज, एंड जो एक एवरेज साइंटिस्ट होता है वो मैं था। और जो मुझे ड्यूटीज होती थी या जो मेरा रिसर्च वर्क होता था, अपने कलीग्स के सहयोग से, अपने सुपीरियर्स के, सीनियर्स के सहयोग से, और अपने स्टूडेंट्स के सहयोग से, मुझे टीम बहुत अच्छी हमेशा मिली। एंड आई मस्ट से कि सीडीआरआई हैज बीन सच एन इंस्टीट्यूशन which has always promoted not only to me, to others also। अगर किसी में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर टैलेंट हुआ तो उसको प्रमोट करने में हमें पूरा सहयोग इस ऑर्गेनाइजेशन देती है। वाह। सो बहुत दैट इज अच्छा। हाउ आई कुड राइड ऑन टू बोट्स एट ए टाइम। और सर आप वहां पर सीडीआरआई में आप जूनियर रिसर्च फेलो के रूप में आपका वहां प्रवेश हुआ, और वहां पर आप बायोकेमिस्ट्री के प्रमुख के रूप से रिटायर हुए। तो जैसा आपने बताया कि बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही वो, तो आपकी बहुत सारी उपलब्धियां भी रही। मैंने थोड़ा देखा आपका, कई रिसर्च पेपर आपके रहे, और विदेशों में भी जाकर आपने वैज्ञानिक के तौर पर जी कुछ जी ऐसे शोध जी, किए, उसके बारे में मेरे कुछ। लगभग 100 के लगभग मेरे रिसर्च पेपर्स हैं। शायद जी। अगर मैं थिएटर में न होता तो और कुछ ज्यादा होते। जी। लेकिन वो 100 पेपर्स भी मेरे काफी अच्छी जर्नल्स में, जो अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स हैं, यूरोपियन जर्नल्स हैं, अमेरिकन जर्नल्स हैं, ब्रिटिश जर्नल्स हैं, उसमें मेरे पेपर्स काफी छपे हैं। जी। और मैं आपको बताऊं, मैं जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस की
जो एक्सचेंज प्रोग्राम हमारा इंडिया गवर्नमेंट का जर्मन गवर्नमेंट से था, उस समय वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी दोनों अलग हुआ करते थे। तो 73 में मैं 1.5 साल के लिए DAAD के फेलोशिप में मैं जर्मनी गया। फिर उसका एक री इन्विटेशन प्रोग्राम होता है, उसमें 95 में मैं 3 महीने के लिए मैं जर्मनी गया। और उसके बाद में हमारे इंस्टीट्यूट को एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिली थी डायबिटीज के ऊपर। वो नोवो नॉर्डिस्क डेनमार्क के साथ में थी। डेनमार्क बहुत बड़ी कंपनी है जो इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन पे रिसर्च करती है। तो वो आप सोचिए कि इनिशियली वो प्रोजेक्ट 6 महीने की मिली थी। मेरे डायरेक्टर साहब उसके कोऑर्डिनेटर थे, क्योंकि डायरेक्टर ही कोऑर्डिनेटर होता है बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। लेकिन डायरेक्टर साहब ने वो काम मुझे सौंपा था एज को कोऑर्डिनेटर। तो जो ग्रुप की हमारी जो टीम थी उनको मैं कोऑर्डिनेट करता था। तो वो आप सोचिए इनिशियली 6 महीने की प्रोजेक्ट थी, बट बिकॉज ऑफ आवर वर्क, इसी हमारे जो कलीग जो हमें जो आउटपुट दे रहे थे, उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हमारी 4.5-5 साल चली। और मैं 5 बार मैं डेनमार्क गया इस प्रोजेक्ट के लिए, 10 बार वो लोग हमारी लैब विजिट करने के लिए आए। और मैंने एक मोनोग्राफ भी लिखा अपने डायरेक्टर डॉक्टर प्रोफेसर धवन के साथ में, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए जो कि पब्लिश हुआ है। तो दैट वे आई एम वेरी सेटिस्फाइड, वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय साइंटिफिक वर्क, एंड आई एम हैप्पी विद माय एक्टिंग वर्क व्हिच आई एम स्टिल कंटिन्यूइंग। जी सर, जितना मैंने पढ़ा सर, वैज्ञानिक के तौर पे भी आपकी उपलब्धियां कम नहीं रही। लेकिन जब किसी बहुत असामान्य सी बात होती है कि एक ही व्यक्ति के अंदर दो एकदम विपरीत गुण हो, जैसा कि आपके व्यक्तित्व में हमें दिखा, और दोनों ही जब विशेष स्तर पर पहुंच जाते हैं तो वो व्यक्ति विशेष हो जाता है। तो आप दोनों ही अपने क्षेत्रों में बहुत नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ विशेष न साइंस में हूँ न थिएटर में हूँ, बट ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू फुलफिल माय विशेस एंड आई एम। और थिएटर में भी मैं आपको बताऊं, आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद टॉप डायरेक्टर्स ऑफ द कंट्री लाइक मिस्टर बाबा कारंत, बंसी कौल, रवि बासवानी, राज बिसारिया, उर्मिल कुमार थपलियाल, सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ। ये सब बड़े नामी लोग हैं। ललित सिंह पोखरिया, जिनको ललित सिंह जी को, बंसी कौल को, राज बिसारिया साहब को, ये सब संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड विनर हैं जिनके साथ मैंने काम किया। फिर BNA हमारे यहाँ भारतीय नाट्य एकेडमी, इसमें जितने टीचर्स रहे हैं उनके साथ मैंने काम किया। और यहाँ तक कि जो उनके स्टूडेंट्स भी रहे हैं उनके साथ भी मैंने काम किया। और मुझे लगा कि काम में आप अगर सिंसियरली करें तो हर एक से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपने बहुत सारे जूनियर जो मेरी उम्र में मेरे आधे भी नहीं, जो नए नए पास आउट निकलते हैं BNA से, NSD से, मैंने उनके साथ भी काम किया। और आपको यकीन नहीं होगा, मैंने अब तक करीब 97 नाटक किए हैं अपने 63 साल के करियर में। 1000 से ज्यादा शोज किए, लेकिन मैंने प्ले डायरेक्ट आज तक एक भी नहीं किया। क्योंकि मुझे लगा कि डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अलग विधा है। हालांकि आजकल मैं अपने यंगस्टर्स को देखता हूँ, 4 नाटक कर लेते हैं, 5वें डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि देखिए कुछ में डायरेक्शन का गुण होता है। जैसे थपलियाल जी बेसिकली एक्टर थे, डायरेक्टर बन गए। सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ भी एक्टर थे, राज बिसारिया साहब भी एक्टर थे, बट दे स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि उनको उस फील्ड में समझ थी। मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्शन में मुझे कोई समझ है, तो इसलिए मैं एक्टर ही बने रहना पसंद करता हूँ। जी, आप डायरेक्टर के एक्टर हैं। जी जी जी। और सर, जैसा भी आपने कहा कि आप पिछले 63 वर्षों से थिएटर कर रहे हैं, और मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि आप हमारे देश के एकमात्र ऐसे वरिष्ठ अभिनेता हैं जो 4 विधाओं में, मतलब रेडियो, टेलीविजन, थिएटर और फिल्मों चारों में जिसने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो जी, ये बात तो मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि हमसे बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं, देश में भी, हमारे शहर में भी, हमारे प्रदेश में भी, जो एक्टिंग में उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा काम किया है, हमसे ज्यादा कहीं टैलेंटेड हैं। लेकिन ये बात सही है कि मैं जैसे चारों विधाओं में काम कर रहा हूँ, रेडियो, टेलीविजन, स्टेज। अभी स्टेज पे जो मेरा लेटेस्ट प्ले था, आप सोचिए 18 जून को हुआ है। मैंने अपने थिएटर ग्रुप का, मैं सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी मैं पिछले 47 वर्षों से हूँ। और मैं CDRI क्लब का भी सेक्रेटरी मैं कम से कम 15 साल रहा।
जो कि हर दूसरे साल यूजुअली लोग बदल जाते हैं, क्योंकि मुझे लोगों का इतना स्नेह मिला, इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला। और मैंने अपनी दर्पण की, मैंने इस सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरीशिप में मैंने अपनी टीम को पूरे हिंदुस्तान घुमाया। अच्छा। मैं कश्मीर में जरूर मैंने नाटक नहीं किए, मैंने तमिलनाडु में नाटक नहीं किए, अच्छा। लेकिन मैंने आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटक, मैं इधर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इधर नॉर्थ स्टेट्स में, राजस्थान में, जोधपुर तक, और इधर आसाम में गुवाहाटी, करीमनगर तक, कैलकाटा, सब जगह मैंने नाटक किए। जी। तो मुझे बड़ा संतोष है। आजकल तो हालांकि अब मुश्किल हो गया है, मैं 35-35, 40-40 लोगों की टीम लेकर के जाता था। बॉम्बे में जो बहुत ही मशहूर थिएटर है, पृथ्वी थिएटर, जी। वहां मैंने 4 शोज किए, 82 में, 88 में। मैंने एनसीपी, नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, टाटा थिएटर, जो बड़ा वाला थिएटर है, विच आई कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट थिएटर इन एशिया, जिसकी एकाउस्टिक्स जो है एशिया में मैचलेस है, वहां मैंने अपने 2 शोज किए। सो दैट वे आई एम सेटिस्फाइड कि जो मेरी इच्छा थी, ईश्वर का, माँ सरस्वती का मुझे सहयोग मिलता रहा और मैं उसको पूरा कर सका। सर, जैसा भी आपने कहा कि आप रेडियो टेलीविजन, तो टेलीविजन मैंने देखा कि आप 1975 से वहां पर आपने किए हैं अपने शो जी, एक्चुअली धारावाहिक। एक्चुअली लखनऊ लखनऊ में दूरदर्शन शुरू ही 1975 में 75 हुआ में था, हुआ। जी तब जी। से मैं जुड़ गया। और 1971 से, क्योंकि रेडियो में आपको बताऊं भावना जी, उस जमाने में जब टेलीविजन नहीं था, जी। रेडियो एकमात्र साधन होता था बिल्कुल एंटरटेनमेंट का, बिल्कुल और सर। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे। अब तो जब से प्रसार भारती हुआ है, मुझे जी। लगता है कि रेडियो में पब्लिसिटी प्रोग्राम्स, न्यूज का ज्यादा हो गया है। जो जो हमारे प्लेस होते थे, जो क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते थे, जी। फोक म्यूजिक के प्रोग्राम्स होते थे, उनका चलन बहुत घट गया। और अब इस समय नवनीत सहगल जी प्रसार भारती के चेयरमैन होके आ गए हैं, हमारे शहर के ही हैं, हमारे परिचितों में हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको रेडियो को, देखिए अभी भी मैं आपको बताऊं, जो फार फ्लंग एरियाज है वहाँ रेडियो बहुत सुना जाता है, बहुत सुना तो जाता है जी रेडियो सर। का, रेडियो पे बढ़ाना चाहिए। आप ये सोचिए, जब पहली बार, मैं जयदेव शर्मा कमल जी हमारे यहाँ प्रोड्यूसर हुआ करते थे, मैं जी। उनके नाटक सुनता था, प्रस्तुत करता जयदेव शर्मा कमल। जब पहली बार मेरी उनकी मुलाकात हुई, मेरे फादर की कपड़े की दुकान थी, तो मेरे ब्रदर ने इंट्रोड्यूस किया। मैं गर्मी की छुट्टियों में जाया करता था, 2 महीने की हमारी छुट्टी होती थी जब स्कूल डेज में। तो जब कमल जी से मेरी मुलाकात हुई, जब मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा, अरे, जिन जयदेव शर्मा कमल का नाम मैं आकाशवाणी से सुनता था, उनको मैं साक्षात अपने सामने देख रहा हूँ। बताइए, कितना मेरा सौभाग्य है। इतना See, क्रेज था। this honor that used to get radio artists in those days. बताइए। अब तो रेडियो कंपैरेटिवली कम सुनते हैं लोग, जी। टेलीविजन का प्रचार ज्यादा है, लेकिन तब भी साहब, रेडियो की विधा जो है, मैं आपको बताऊं, आज भी मैं सबसे दुष्कर विधा एक्टिंग की जो मानता हूं, रेडियो की मानता हूं। क्योंकि रेडियो में आपको अपनी आवाज के जरिए आपको पूरा सीन क्रिएट करना है बिल्कुल दर्शक के बिल्कुल सामने, कि बिल्कुल। क्या हो रहा है वहां पर, जैसे मंच पे क्या हो। जी। तो मैं रेडियो और टीवी में दोनों का ए ग्रेड आर्टिस्ट काफी पहले ही हो गया था। और इत्तेफाक से आज भी मेरे जो कमर्शियल एड्स हैं वो रेडियो पे आते हैं। मेरे पुराने पुराने प्लेज रेडियो पे आते हैं, टीवी पे आते हैं। मेरे जो जो मैंने टीवी के लिए काम किया, जो मैं बहुत सारे एपिसोड्स किए डेली सोप्स के, जो मैंने क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, वो तो बहुत रिपीट होते हैं। सावधान इंडिया, लोग मुझे कहते हैं कि भाई मैंने आज आपका वो देखा, तो मैं कहता हूँ हाँ, 10 साल अच्छा, पुराना बताइए। रिकॉर्ड किया हुआ है। जी जी जी। तो अब सर, मैं मैं तो डेली सोप्स वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि और दे आप, आर वेरी डिमांडिंग। जी, आपने बीबी नातियों वाली सीरियल किया था 1975 में। सर, वो तो जी मेरे ख्याल से उसके जैसा कोई सीरियल फिर आज जो ये कॉन्सेप्ट हाँ, हो गया, मेगा सीरियल आते हैं, वो शायद पहला पहला। मुझे, जी भावना जी, मुझे ईयर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, जी। लेकिन ये नेशनल नेटवर्क का पहला सीरियल था जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रसारित किया गया था, जिसको हमारे लखनऊ दूरदर्शन ने बनाया था। और जी मेरा सौभाग्य था कि मुझे उसमें काम करने का मौका मिला। जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी अमृतलाल नागर जी की सेंटेनरी मनाई जा रही है। अच्छा। उनकी वो है
ग्रैंड डॉटर इन लॉ है सविता शर्मा, वो अच्छा। बना रही हैं। और नागर जी के लिखे हुए नॉवेल्स में एक सबा जैदी जी हैं, वो अब ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो हमारे लखनऊ दूरदर्शन में प्रोड्यूसर थी। उन्होंने बनाया था बूंद और समुद्र, नागर जी के ऊपर। नागर जी पद्म भूषण रहे हैं। और एक जमाने में हमारे यहाँ, आप सोचिए, लिटरा टूअर्स की एक ट्रायो हुआ करता था। भगवती चरण वर्मा जी, जिनका नॉवेल लिखा हुआ चित्रलेखा, जो मैंने रेडियो पे किया, कुमार गिरी का रोल मैंने उसमें किया। हमारे यहाँ यशपाल जी थे और अमृतलाल नागर जी थे। ये तीनों लोग उस समय मूर्धन्य पूरे देश के बहुत ही मशहूर लिटरेचर थे। और ये इत्तेफाक से जो तेगुड्डा था या तेगुड़ी थी, वो हमारे लखनऊ की थी। तो नागर जी के एक बूंद और समुद्र में, और इनका था एक नॉवेल नाचियो बहुत गोपाल, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। सो आई फील ग्रेटली प्रिविलेज। और नागर जी से मेरा पर्सनल बहुत संबंध था। वो बहुत मुझे प्यार करते थे। तो मैं बड़ा लकी था इस मामले में कि मुझे इतने बड़े बड़े मुद्रा राक्षस जी थे यहाँ के, बहुत बड़े लिटरेचर, मुझे उनका भी सानिध्य मिला। तो इन सब लोगों के साथ उनके साथ मैंने रेडियो प्लेस बहुत किए मुद्रा जी के साथ, एक टेलीविजन प्ले भी किया। इकबाल मजीद साहब थे, सब बड़े मशहूर स्टोरी राइटर हो। एंड आई हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद ऑल दीज पीपल। और फिल्मों में भी मैं आपको बताऊं, मुझे श्याम बेनेगल जी के साथ, प्रियदर्शन जी के साथ, तिग्मांशु धूलिया के साथ, सुधीर मिश्रा के साथ, अभी फैजल साहब के साथ, मुझे ये जो अवार्ड प्रकाश झा विनिंग जी के लोग साथ हैं, भी आपने आश्रम। उनके साथ मिला। जी जी जी, प्रकाश झा जी के साथ। जी तो आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी ग्रेटली प्रिविलेज। मेरे ऊपर माँ सरस्वती की इतनी कृपा रही कि आई गॉट मोर देन व्हाट आई डिजर्व्ड, लिटरली आई मस्ट से। और जिन लोगों के सर आप नाम ले रहे हैं, वो तो शायद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है जिनके साथ आपको काम जी करना। जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और सर जी जैसा कि आपने बताया, उस समय हम बात कर रहे थे, आपने बताया उड़ान सीरियल या इस तरह के सीरियल थे, तो आपका इतना लोग उसको इतना पसंद करके आप इतने लोकप्रिय हो गए थे कि आप उस चरित्र के नाम से जाने जाते थे। ये देखिए, बहुत बड़ी इसमें कोई बात शक होती है नहीं, किसी भी कलाकार की। इसमें कोई शक नहीं। उड़ान सीरियल और इशकजादे फिल्म, दे ब्रॉट द टर्निंग पॉइंट्स इन माय लाइफ, मोस्टली इशकजादे। लेकिन जो पहला मेरा जो मेजर वर्क था, वो था सीरियल उड़ान। बीवी नातियों वाली में भी मैंने काम किया था, लेकिन उसमें मेरा इतना प्रोमिनेंट रोल नहीं रहा। अच्छा। लेकिन उड़ान में चूंकि मेरा बड़ा प्रोमिनेंट रोल था, आई वॉज मेंटर एंड गाइड ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट, जो कविता चौधरी, जो बहुत कविता ही चौधरी। मशहूर, उस जमाने में सर्फ के एड से बहुत मशहूर हुई थी कविता जी। चौधरी। वो कहती थी, सर्फ की समझदारी में ही खरीदारी है। खरीदारी है तो जी। सर्फ गढ़ करके उनको लोग जानते थे। जी तो जब उन्होंने ये सीरियल किया, और दिस सीरियल आपको बताएं, शी मेड इट वेरी नाइसली। बहुत ही मेहनत की थी कविता जी ने। स्क्रिप्ट भी वही लिखती थी, रोल भी करती थी, डायरेक्ट भी वही कर रही थी। बाबा आजमी साहब उस समय सिनेमेटोग्राफर थे, बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर थे बाबा साहब। उन्होंने इसको शूट किया था। तो मुझे जो पहला नेशनल एक्सपोजर जो मुझे मिला, वो सीरियल उड़ान से था। उसमें सीनियर सुपरिंटेंडेंट की भूमिका बशीर अहमद की मैंने की थी। उसकी भी एक कहानी, उन्होंने मुझसे पूछा, अनिल जी, वहां तो यादव सिंह ये सब होते हैं, एसएसपी एसपी वगैरह, आपको क्या नाम दे दें? तो मैंने कहा, मुझे बशीर अहमद नाम दीजिए। बोली, क्यों? मैंने कहा, मुस्लिम नाम दीजिएगा तो जरा मैं अपनी लखनऊ जुबान जो मेरी है, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा ढंग से, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। और मैं आपको बताऊं, ये रोल भी मुझे कैसे मिला, थिएटर की वजह से। मैं यहूदी की लड़की नाटक हमारे यहाँ चौक है, उसमें लखनऊ महोत्सव हो रहा था, कर रहा था कि हर ब्रदर जस्ट वॉक्ड इन आफ्टर सीइंग माय परफॉर्मेंस टू द ग्रीन रूम। बोले, मेरी बहन एक सीरियल बना रही है, आप क्या रोल करेंगे? मैंने कहा, नेकी और पूछ पूछ, इससे बढ़िया क्या है? सो दैट गिव मी द फर्स्ट ब्रेकअप ऑफ माय लाइफ। और आप यकीन मानिए कि मैं एज ए साइंटिस्ट, मैं बहुत शहर जाता था, पेपर्स प्रेजेंट करता था, लेक्चर्स देता था, कहीं एग्जामिनेशन लेने जाता था, मीटिंग्स में जाता था। तो लोगों को यकीन नहीं होता, ये वही बशीर अहमद है जो उड़ान में रोल कर रहा है। उड़ान में जी। इतना मेरा वो रोल पॉपुलर हो गया था जी। और इसके लिए मैं कविता चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ, और उनके भाई कपिल चौधरी चौधरी को, जिन्होंने मुझे उसमें रोल दिया। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने 1000 से ज्यादा शो कर रहे हैं अपने थिएटर में जाकर, तो आज रंगमंच की आप क्या स्थिति पाते हैं सर? ये भी मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए, रंगमंची, आपने सही सवाल पूछा। रंगमंची
कि स्थिति इस समय बहुत अच्छी है, अच्छा। क्योंकि रंगमंच ही कलाकार दे रहा है। जी। आज जो आप फिल्मों में कलाकार देखें, आप सीरियल्स में कलाकार देखें, देखिए पुराने जमाने में जो हमने थिएटर शुरू किया था 1961-62 में, जी। उस समय रंगमंच केवल स्वांतः सुखाए था कि हम अच्छा। अपने शौक के लिए नाटक करते थे, लोगों को बुला बुला करके दिखाते थे, भाई आओ हमारे रोजी पास रोटी पढ़ो। नहीं था उससे। रोजी रोजी रोटी नहीं रोटी था। उनका जुगाड़ आज नहीं। भी इत्तेफाक से बहुत सारे शहरों में हिंदी थिएटर रोजी रोटी नहीं दे सका है। हाँ, बम्बई की बात अलग है, गुजरात की बात अलग है, दिल्ली में भी थोड़ा बहुत कमर्शियल थिएटर शुरू हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ भी कमर्शियल थिएटर नहीं है। लेकिन थिएटर से जो कलाकार निकल रहे हैं, रंगमंच से जो कलाकार आ जा रहे हैं, जो रिहर्सल्स करके एक एक महीने की, डेढ़ डेढ़ महीने की रिहर्सल करके जो परिपक्वता उनमें आती है, जो मेच्योरिटी उनके में रोल्स में आती है, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा फायदा इंडस्ट्री को भी मिल रहा है। जी। थिएटर रोजी रोटी नहीं दे रहा है, लेकिन थिएटर के लोग जब सीरियल में काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, जब वो टीवी कॉमर्शियल्स करते हैं, जब वो फिल्में करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। तो मुझे लगता है कि वो जो मेहनत उनकी है थिएटर की, वो इस ढंग से कंपेंसेट हो जाती है। एक ऐसा और प्लेटफॉर्म मैं मिलता है। आपको बताऊं जी। कि आगे आने वाले समय में रंगमंच के कलाकारी हावी रहेंगे। देखिए वो स्टारडम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आमिर खान साहब, सलमान खान साहब, अक्षय कुमार, मैंने उनके साथ काम किया है, क्या नाम है, अरे चिंटू जी, ऋषि कपूर जी जी के कपूर साथ। जी। हाँ, लेकिन वो स्टारडम धीरे धीरे अब आप देखिए कम हो रहा है। आज प्रतीक गांधी को देखिए, मनोज बाजपेयी को देखिए, ये सब लोग कैसे निकल करके आ रहे हैं। नए नए जो थिएटर के लोग हैं वो ही आगे बढ़ करके आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया है कि वहां भी फिल्मों में अब लगने लगा है कि स्टारडम से ज्यादा एक्टिंग की इंपॉर्टेंस है, कि कौन बेहतरीन एक्टर है। स्क्रिप्ट्स की इंपॉर्टेंस हो गई है। पहले तो लव स्टोरीज और ये सब चलती थी, आज बड़ा मीनिंगफुल थिएटर हो रहा है। आज आप देखिए जो थिएटर हो रहा है वो मैसेज दे रहा है। बिल्कुल। सो बहुत फर्क आ गया है, तो एक्टर्स में भी आ गया है, स्क्रिप्ट्स में भी आ गया है, तो उसकी वजह से एक्टिंग का बड़ा स्कोप हो गया है, पर्टिकुलरली जो रंगमंच के कलाकार हैं उनके। जी। इसीलिए आप लोगों को मतलब जैसा आपने कहा कि आपने रेडियो में काम किया, तो ये मैं सर कहना चाहूंगी कि मतलब वहां पर आप टेलीविजन पर या मूवी करते हैं तो दृश्यों के माध्यम से अपनी एक्टिंग से समझा सकते हैं, लेकिन जहाँ श्रव्य है काली की, आपको बोल के ही और सुन के ही करना है, जी, वो तो बहुत बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप तो उस जमाने के बिल्कुल एक्टर सही हैं। बात है। क्या क्या सीन हो रहा है, दरबार का सीन है, जी। कौन एक्टर कहाँ से आया है, कितनी दूर से बोल रहा है, कौन जी। बीमार है, क्या पोजीशन, ये सब चीज खाली आपको अपने भाव से आप पूरी कैसे आवाज के करेंगे। थ्रू क्रिएट करनी पड़ती है। और इस मामले में मैं आपको बताऊं, मैं बहुत लकी रहा। जी। हमारे गुरुजन बहुत अच्छे रहे रेडियो के लिए भी। अच्छा। उस समय हमारे गुरुजन थे रेडियो में, जयदेव शर्मा कमल जी जिनका मैंने नाम जी। लिया, जी। पीएन श्रीवास्तव जी, लल्लन जी। उनको कहा जाता था। मैं आपको बताऊं, उन जैसा कलाकार आज भी रेडियो में कोई नहीं। अच्छा। उनकी डेथ हुए भी आज 15-15, 20-20, 25-25 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने उनसे उन्होंने जब रेडियो शुरू किया तो शायद उनसे ज्यादा अब मैं काम कर चुका हूं। 1971 से मैं कर रहा हूं, आप सोचिए, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 53 ईयर्स जी। सिंस व्हेन आई हैव बीन वर्किंग ऑन इन रेडियो। लेकिन जो मेच्योरिटी, जो जो टैलेंट उनमें थी, मुझे नहीं लगता है कि उसका प्रसंगा भर भी हमें मिल पाया है। हालांकि हमने बहुत उनसे सीखने की कोशिश की। बहुत बेहतरीन कलाकार वो लोग हुआ करते थे, अपनी अपनी आवाज से जो जादू करते थे, बहुत बहुत अच्छा। संतराम शुक्ला जी थे उस जमाने में। लेडीज में शहला यास्मीन जी थी, मिसेस उर्मिला जुत्शी जी थी। मतलब ये नाम सोचिए, लीजेंडरी में इनको मानता। जी। विपिन टंडन जी थे, एक प्रोड्यूसर थे विनोद रस्तोगी जी, इलाहाबाद थे, मुंशी इतवारी लाल लिखते थे। और जब हम लोगों के नाटक अक्सर वहां जाते थे, विविध भारती में, विविध भारती से प्रसारित होते थे, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि ये तो पूरे इंडिया भर में सुना जा जी। रहा है। जी। तो आप सोच सकते हैं कि रेडियो कितना पॉपुलर था उस जमाने में। आप सोचिए, रेडियो के लिए पोस्ट ऑफिस से लाइसेंस लेना पड़ता था। जी। जी। बिना लाइसेंस के आप रेडियो नहीं रख सकते थे जी। अपने घर में। तो वो जमाना था। जी। अभी भी विदेशों में फिर से रेडियो का चलन ज्यादा हो गया सर। यूएस वगैरह जी। में अब से पॉड विदेशों में फिर से रेडियो का चलन ज्यादा हो गया है।
आजकल लोग जी जी रेडियो से जी। फिर जुड़ रहे हैं काफी। नहीं, आप देखिए कार्स वगैरह में आज भी लोग रेडियो ही हाँ सुनते हैं। बिल्कुल गाड़ियों में आप देखिए रेडियो लगे रहते हैं। अभी बिल्कुल। अभी कुछ महीने पहले मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू लिया था मीनू खरे जी ने। मीनू मीनू खरे खन्ना। जी यहाँ पर आकाशवाणी में जी प्रोग्राम जी इंचार्ज हैं। और जी। मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आए, अरे भाई मैंने तुम्हारा इंटरव्यू सुना। मैंने कहा, अच्छा। अरे तुम रेडियो सुनते हो? बोले जी भाई मैं तो गाड़ी पे जा रहा था, गाड़ी से मैंने आपका इंटरव्यू सुना। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भी रेडियो और एक अच्छी बात आपको भावना जी बताएं, लोग मेरी आवाज से मुझे पहचानते हैं। जी बिल्कुल। अभी मैं एक फिल्म में काम कर रहा था, तो एक प्रोड्यूसर ने मुझे फोन किया। तो मैंने उससे बात की, अरे बोले अरे सर आप अनिल रस्तोगी, आपकी तो मैं आवाज जानता हूँ। अरे मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। मैं आपको बताऊं, पिछले साल मैं इंग्लैंड गया था एक पिक्चर की शूटिंग के लिए, वो मिशन रानीगंज के लिए। तो मैं हीथ्रो एयरपोर्ट पे वापस आने के लिए बैठा था, मास्क लगा हुआ था, और मैं अच्छा अपने ग्रैंडसन से बात कर रहा था उस पे व्हाट्सएप पे। तो अच्छा। एक इंडियन एम्प्लॉय था हीथ्रो एयरपोर्ट का, वो गुजरा, अरे सर आप यहाँ। तो मैंने कहा भाई आप कैसे? अरे सर आप आश्रम के चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने जी कहा यार मैं तो मास्क लगाया हूं। तो अरे सर मैंने आपको आपकी आवाज आवाज से। से पहचाना। तो मुझे नहीं मालूम था कि आवाज का भी इतना दमखम हो सकता है कि उससे भी आपको लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कितना सो खुशी होती आई वॉज होगी ऐसे। ऑनर्ड लिटरली। जी। जी और आपने सर मैं कुछ मूवीज के बारे में भी, जैसे आपने आश्रम का जिक्र किया, वाकई आपका चीफ मिनिस्टर का किरदार उसमें बहुत लोकप्रिय हुआ। और उसके अलावा जी, आपकी मैं प्रकाश झा जी दीन। का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जी प्रकाश झा जी का, उनसे मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, और जी उन्होंने मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया। मैं आपको बताऊं भावना जी, जी। एक जस्ट उन्होंने मीटिंग की थी हमारे यहाँ क्लार्क होटल में, अच्छा। और हमें जो यहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने कहा भाई प्रकाश जी एक वेब सीरीज बना रहे हैं, उसके हम्म, लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी है। अच्छा, उन्होंने जब मीटिंग रखी थी तो मेरा कोई और एंगेजमेंट था। मैंने कहा यार देखो, अगर पहुंच पाया पहुंच जाऊंगा, नहीं हुआ नहीं पहुंचूंगा। इट वॉज शेयर लक। मैं मानता हूं कि इसमें फील्ड में लक बहुत काम करती है। इट वॉज शेयर लक कि मैं उस काम से फ्री हो गया, मैं वहां पहुंच गया। उन्होंने पूछा आपका नाम, मैंने नाम बताया। आप काम क्या करते हैं? मैंने साहब थिएटर करता हूँ। जी उसके बाद में उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका इस समय, उन्होंने मुझसे कहा आप अपना एक इंट्रोडक्शन रिकॉर्ड करा दिया। आई जस्ट गॉट माई इंट्रोडक्शन रिकॉर्डेड एंड ही सेलेक्टेड मी। जबकि जी। लोग नए नए लोगों को बिना ऑडिशन के नहीं लेते हैं। नहीं लेते वो जी। पहले आपको चीफ मिनिस्टर का रोल देने पहले आपको स्क्रिप्ट पढ़ पाएंगे। जैसे जब मैं इशकजादे में नहीं किया, लेकिन वहां भी मेरी लक काम की। ऐसा नहीं है कि मैं सबसे बढ़िया, जो लखनऊ में जो लोग ऑडिशन दे रहे, मैं सबसे अच्छा कलाकार था। मुझसे अच्छे कलाकार, बल्कि आपको एक किस्सा बताऊं, हमारे जी मित्र हैं अशोक सिन्हा। जी उसका एक डायलॉग जो मुझे दिया गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अशोक, मेरे साथ हम लोग साथ साथ का, मैंने कहा यार अशोक यार ये डायलॉग मेरी समझ नहीं आ रहा है। वो भी वही स्क्रिप्ट कर रहे थे, उनको भी वही ऑडिशन दिया गया था। अरे बोले डॉक्टर साहब ये तो बड़ा आसान है, इसको ऐसे बोलेंगे। ही जी। टोल्ड मी। अरे मैंने कहा बताइए यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था। और आप बताइए। देखिए, एज द लक वेन आई गॉट सिलेक्टेड, ही वाज नॉट सिलेक्टेड। तो इसमें आपको बताया भावना, ये लक भी काम करती है। जैसे मुझे वो रोल मिला, तो इसके माने ये नहीं है कि उस समय में लखनऊ में सबसे अच्छा कलाकार नहीं, उससे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर थे। बट आई गॉट इट बाय लक एंड बाय चांस। ठीक है सर, ये आपकी उदारता है न, तो आपकी मेहनत और आपकी लगन ने भी आपको इस जगह पर पहुंचाया है, पर आप ऐसा कह रहे हैं। और आपने दीनदयाल मूवी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का रोल जी किया। अशोक जी, सिंघल तो आप धीरज मिश्रा जानते हैं। जी ने। जी देखिए इस मामले में मैं आपको बताऊं, जी मुझे भारतीय जनता पार्टी या संघ से रिलेटेड, जी और ऐसा नहीं है, मैं कांग्रेस के भी लीडर्स के मैंने, जैसे इसमें मुझे प्रियदर्शन जी की एक वेब सीरीज है, राम राज्य, अभी आने जी। वाली शायद राज्यसभा या टीवी के लिए बनी है। उसमें मैंने अच्छा। अशोक सिंघल जी का रोल किया। जी और जिन लोगों ने मेरी फोटो देखे बोले आप बिल्कुल अशोक हाँ, सिंघल लगते मैं हैं। भी यही कहना जब चाह मैं रही थी। उनका वाला वो जी गले में पटका डालता हूँ, जी। उनका जैसा तिलक लगा। मैंने एक फिल्म अयोध्या में भी पूरी नहीं बनी है, जय बजरंग बली हनुमान, उसमें मैंने चंपत राय जी का रोल किया है। अच्छा। चंपत राय जी जिन्होंने मुकदमा लड़ करके, अभी वो मुकदमे वाला मेरा सीन बाकी, उसका शूट होना, जो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्लीडिंग की थी जी जी राम मंदिर के लिए। जी। मैंने ऐसे रोल, मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी का रोल, दीनदयाल उपाध्याय जी का रोल मैंने नहीं किया, सॉरी, मैंने उनके मामा का रोल किया है। अच्छा। जहां दीनदयाल उपाध्याय जी
जिनके सानिध्य में पले बढ़े थे। अच्छा। मैंने उनके मामा का जिक्र किया जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के। वो फिल्म धीरज मिश्रा जी ने बनाई है और बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, क्योंकि बहुत लोग आज भी दीनदयाल जी की डेथ कैसे हुई वो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन जो काम उन्होंने किया, जितना कंट्रीब्यूशन उनका है पार्टी को बनाने में, पार्टी को एस्टेब्लिश करने में, बहुत ही अद्वितीय उनका काम। बिल्कुल, बहुत और आपका। इसी तरीके से मैंने शिवराज पाटिल का रोल किया। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में जी। मैंने शिवराज पाटिल जी का रोल किया। जो बाटला हाउस फिल्म में मैंने शिवराज पाटिल का रोल किया। निखिल जी। अडवाणी जी का जो वेब सीरीज है मुंबई डायरीज, उसमें मैंने शिवराज पाटिल का रोल किया। अच्छा यानी मेरी शक्ल कहीं से शिवराज पाटिल जी से मिलती है, तो दीज जी। वेरी कोइंसिडेंसेस यू सी। तो मुझे कुछ ऐसे भी रोल करने को मिले। और फिल्म में मैं आपको बताऊं, मैंने चीफ मिनिस्टर का रोल किया सबसे पहले मुझे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने Z+ फिल्म में। जी। उसके बाद मैंने प्रकाश झा जी की फिल्म में मैंने चीफ मिनिस्टर का रोल किया। मैंने एक आध और भी जगह चीफ मिनिस्टर, अभी भी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, जी। ये अब हुए 72 करके है, या कुछ 72 है उसमें, उसमें मैं चीफ मिनिस्टर का रोल कर रहा हूँ। मैंने रेड फिल्म में फाइनेंस मिनिस्टर का रोल किया। मैंने ये अभी एक फिल्म मेरी रिलीज हुई है Z5 पर, रायतू का राज, उसमें मैंने होम मिनिस्टर का रोल किया है। अच्छा और भी एक आध फिल्म मैंने होम मिनिस्टर और पॉलिटिकल रोल्स मैंने काफी किए हैं फिल्मों में। जी। पता नहीं लोगों को पॉलिटिकल चेहरा मेरा लगता है क्या जी। लगता है, तो वो भी मैंने किया है काफी जी। जी सर। और अपनी कुछ और अनुभव बताएं सर, आपने चारों विधाओं में इतना कार्य किया तो थोड़ा हम और जानना चाहेंगे आपसे। और देखिए जैसे, अनुभव नहीं अनुभव की जैसे तो एक बात मेरे मैं पास पूछना चाहूंगी सर, कि आपने कहा जी रंगमंच के लिए कि रोजी रोटी हर जगह नहीं है उससे, तो उसके लिए आप जी। लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं या कुछ हो सकता है या सरकारी स्तर पर, इसके बारे में कुछ देखिए बताएं। वो प्रयास तो बराबर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा और आज हिंदी रंगमंच भी थोड़ा प्रोफेशनल हो रहा है। जी। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं फेस्टिवल करता हूँ, मैं जी। बॉम्बे से टीम मंगाता हूँ। जी। तो बॉम्बे की टीम जो आती है दे चार्ज हेवी मनी। हम कहीं प्ले करने जाते हैं तो हमें वो पैसा नहीं मिलता, हमें आज भी कम पैसा मिलता है, जो कि हम कलाकारों को एज पेमेंट नहीं दे पाते हैं। जी। उसकी वजह यह है कि अभी इसकी थिएटर में सेलिब्रिटी वैल्यू, ग्लैमर जुड़ गया है। अब जैसे मान लीजिए साहब, किसी प्ले में कोई बम्बई का कोई नामचीन कलाकार रोल करने के लिए आ रहा है, उसके साथ टिकट लोग खरीद लेंगे। जी जी। भले ही प्ले अच्छा ना हो, भले ही कंटेंट उसका बिल्कुल नहीं, ठीक। कॉमर्शियल थिएटर नहीं हुआ है, जी लेकिन एफर्ट्स हो रहे हैं। जी। और ईश्वर चाहेगा आगे कभी होगा। जी। भले ही मैं वो दिन न देख पाऊं, लेकिन नहीं उम्मीद नहीं सर, करता हूँ। अभी तो आपको बहुत कुछ करना है, ऐसा ना कहें। जी और सर जैसा मैं देख रही थी कि आपने, अभी हम लोगों ने चर्चा की कि आपने आश्रम में काम किया, OTT प्लेटफॉर्म पर थी वो। तो जी एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि इतने वरिष्ठ कलाकार से मैं आज तक नहीं मिली और पता नहीं मुझे कभी अवसर मिले या ना मिले। मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन कहाँ 1961 और 1975, और कहाँ आज का ये OTT और नेटफ्लिक्स और ये सारी चीजें, तो कैसे सर आप इतना सामंजस्य बैठा पाते हैं। देखिए, एक कहावत हमें बचपन में सिखाई गई है, मेरे पेरेंट्स ने सिखाई है, जी। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वाह। और मैं बताऊं कि जब मैं इंस्टीट्यूट में भी था, जब मैं CDRI में भी था, जी। सॉरी, कोई। तो मेरा थिएटर पूरे उरोज पे था। मैं आप सोचिए कि साल में 20-20, 25-25 परफॉर्मेंसेस, शोज तो मतलब नए शोज तो इतने नहीं कर पाते, नए शो तो 2-3 ही करते थे, लेकिन परफॉर्मेंसेस मैं इतनी कर लेता था। तभी आज मेरी करीब 950 से 1000 परफॉर्मेंसेस मैं पूरे इंडिया में मैं कर पाया हूँ। उसके लिए जरूरी होती है कि आपके लोगों का आपको सहयोग मिले। अब मैं जी। आपको बताऊं कि जैसे मेरे कलीग्स थे, अब अगर मुझे रात में लैब में आना है तो मैं रात में लैब में चला रहा हूँ, रात में मैं 12 बजे 1 बजे मैं आकर के लैब अपनी खोल रहा हूँ, लैब में अपने काम कर रहा हूँ। बल्कि अक्सर ये होता था, हमारी लैब्स में लाइट्स बुझती ही नहीं थी, राउंड द क्लॉक बच्चे काम करते थे, क्योंकि रिसर्च इज वेरी डिमांडिंग सॉर्ट ऑफ जॉब। और बिल्कुल। कब आपका एक्सपेरिमेंट करना है। अच्छा, अब जब हम रिहर्सल करते थे ड्रामे के लिए तो शाम की रिहर्सल होती थी, लेकिन रेडियो टेलीविजन की रिहर्सल तो दिन ही में होती थी,
क्योंकि उनके भी ऑफिस आवर्स होते थे। तो बिल्कुल। मैं वो जो छुट्टी लेता था उसको मैं मॉर्निंग में अर्ली जा करके या इवनिंग में अर्ली जाके, मैं आपको बताऊं भावना जी, मैं जर्मनी जब गया हूँ जी। तो जर्मनी में मैं 1.5 साल रहा। 4 महीने तो मैंने वहाँ की लैंग्वेज सीखी जर्मन, और ब- उसके बाद में फिर मैं रिसर्च में लग गया। जी। रिसर्च में भी मेरी 1 साल की थी, जिसको फिर मैंने एक्सटेंड किया। मेरे हम्म, प्रोफेसर यही कहते थे, अरे भाई रस्तोगी, आप आए हो यहाँ जर्मनी, इंडिया से आए हो, जाओ घूमो घामो जी। जर्मनी में बहुत सारी जगह। मैंने कहा सर, घूमने के लिए तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। वाह। यहाँ मुझे मेरी मेरे इंस्टीट्यूट ने, मेरी सरकार ने जिस काम के लिए भेजा है, मुझे वो करना है। और आप यकीन मानिए, ये मैं कई पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ, मेरी वाइफ भी मेरे साथ गई थी, शी इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो अच्छा। शुरू के 4 महीने जब मैं लैंग्वेज कोर्स में था, शी वॉज इन यूनिवर्सिटी ऑफ माइंस ऑन अ वाह। डिफरेंट प्रोजेक्ट। जी। और लेकिन फिर शी ज्वाइन मी। और अक्सर ये होता था कि मैं रात रात भर काम करता था, तो मेरी वाइफ लैब में आकर के कुर्सियां जोड़ के वहीं सो जाती थी। बताइए। सो द कमिटमेंट टुवर्ड्स थिएटर, वो जो 1.5 साल मेरे जो मैं जर्मनी में रहा, आई डिडंट केयर अबाउट द थिएटर। पूरी पूरी मैं जुनून से लगा रहा। और यहाँ भी जब मैं जब काम कर रहा था, जैसे मैंने कहा, अगर मैं शायद रिसर्च टोटली रिसर्च में होता तो मेरे पेपर 100 से 150 हो गए होते। लेकिन चूंकि उधर भी मैं था और उधर भी, और मैं आपको एक बात और मजे की बताऊं, जी। क्योंकि मैंने बहुत ही जूनियर रिसर्च फेलो, मैंने जूनियर रिसर्च फेलो होकर ज्वाइन किया था। जी। उस जमाने में प्रमोशंस में बहुत सारे स्टेप्स हुआ करते थे। अच्छा। 7-8 स्टेप से मैं टॉप पोजीशन पे पहुंचा। आजकल नहीं है। आजकल तो लोग एक मिडिल से ही शुरू करते हैं, जी। जी। लेकिन वो जमाने अलग थे। तो मेरे ज्यादातर इंटरव्यूज में ये होता था कि जो लोग आते थे, जो चेयरपर्सन होते थे या एक्सपर्ट्स आते थे, वो भी मेरी थिएटर एक्टिविटीज के बारे में जानते थे। तो जब मेरा इंटरव्यू खत्म हो जाता था तो ये होता था, एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम रस्तोगी? नो 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 नो, ही इज डन। नाउ रस्तोगी, व्हाट इज न्यू इन जी। थिएटर? बताइए। लेकिन आपको मैं बताऊं, मुझे थिएटर का बहुत फायदा मिला, मुझे साइंस में। वो मैं ऐसे कहूंगा कि थिएटर गेव मी पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मैं जो काम भी करता था उसको मैं एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देता था, जी। प्रेजेंट कर सकता। जबकि हमारे बहुत से साइंटिस्ट थे, दे वर नॉट वेरी वोकल, दे यूज्ड टू डू मच बेटर वर्क देन व्हाट आई वाज डूइंग, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। क्योंकि पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं एक आपके थ्रू ये भी मैसेज देना चाहूंगा बच्चों को कि थोड़ा थिएटर जरूर करो, भले ही तुम थिएटर में न जाओ, भले जी। ही एक्टिंग में न जाओ, बट थिएटर गिव्स यू पावर ऑफ एक्सप्रेशन। थिएटर मेक्स योर पर्सनैलिटी डिफरेंट। यू सी, यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ बेटर बिफोर एनीबडी एल्स व्हेन यू आर फ्रॉम थिएटर। क्योंकि जी। आप इंटरव्यूज में जाएंगे, इंटरव्यूज में तो जाना पड़ता है आपको। जी। अगर आप थिएटर किए हुए हैं तो आपका जो एक्सप्रेशन होगा, आई एम श्योर दैट इट डेफिनेटली बी बेटर देन अदर्स। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। बिल्कुल। आपसे तो इतनी सारी बातें सीखने की, और आपने सर 2-3 बार आज बोला कि आपको भाग्य से मिल गया, भाग्य से। लेकिन आपका समर्पण और आपकी मेहनत देखकर उसको भी हम कहीं से नकार नहीं सकते हैं। वाकई में आपकी मेहनत और आपका, जैसा आपने बताया कि आप गए और आपने घूमना उमना सब छोड़कर खाली अपने काम के लिए, इतना समर्पण भाव कहाँ है सर आजकल। आजकल तो आपने ठीका देखिए, शॉर्ट से। मैं तो आज भी बताऊं, जी। मैं अभी कल एक फिल्म शूट करने गया, परसों गया था एक शूट करने। जी। तो जी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई, मैं एक हीरो उसमें नहीं आए थे तो उनकी वे शूटिंग पैकअप हो गई। लोगों में कुछ होता है, हीरो बन जाते हैं तो सोचते हैं मैं बड़ा तोप हो गया हूँ। जी। जबकि मैंने सुना अमिताभ बच्चन जी, जो जी। इतने बड़े स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, इतने जी। बड़े हीरो हैं, इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम एंड पंक्चुअलिटी, यू सी। जी। इतने बड़े होने के बावजूद भी वो उन्होंने जो आदर्श रखा है। तो जी। मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखो, काम आप राउंड द क्लॉक करो, 24 घंटे काम करो, आई एम नॉट टायर्ड फॉर माई वर्क। मैं रिसर्च में था, रिसर्च में आप मुझसे 24 घंटे रिसर्च कराइए, आई एम प्रिपेयर टू डू जो काम डेडिकेशन में करने हैं। जैसे मैंने, चूंकि वो मेरा प्रोफेशन था, ये मेरा शौक है, तो दोनों चीजों में, और चीजें जैसे पढ़ने वढ़ने का काम है, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। अच्छा। जैसे थिएटर में पढ़ करके मैं नहीं समझ पाता हूँ कौन प्ले अच्छा है कौन प्ले जी। खराब है, दूसरे लोग मुझे बताते हैं, तब फिर मैं बताते उसको बार बार पढ़ता हूँ, तब समझ में आता है। हैं। मतलब जी। समझ में मैं थोड़ा कम हूँ इस मामले में। लेकिन जहां तक मेहनत की सवाल है, मेहनत में मैं कभी पीछे नहीं रहता हूँ, और इसके लिए मुझे ईश्वर का बड़ा सहयोग मिला रहता जी सर। है।
और अभी टीवी कमर्शियल में भी आपने कुछ काम किया, उसको नहीं पूछूंगी तो बात अधूरी रह जाएगी। शायद अमिताभ जी के साथ भी आपने कौन बनेगा जी करोड़पति जी के जी प्रोमो जी में जी काम मैंने, किया। हाँ, जी मैंने उनके साथ भी काम किया, मैंने करिश्मा कपूर जी के जी साथ भी काम किया। उनके साथ अमिताभ बच्चन जी के साथ मेरा एक ऐड है, कौन बनेगा करोड़पति के लिए, जी। उसका प्रोमो बना। अच्छा। और उसकी आपको थीम बताएं, बहुत अच्छी थी। उसकी थीम ये थी कि यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। हम्म, उसमें उसमें थीम ये थी कि एक मेरी फैमिली, एक हिंदू फैमिली है, एक अच्छा। मुस्लिम फैमिली है, वो चौल में दूसरी तरफ रहती है। तो जी। हमारे बच्चों में उनकी कुछ ठनी रहती है। अच्छा। तो हमारा बेटा जो है वो हॉट सीट के लिए जाता है। तो मैं कहता हूँ जाओ बेटे जीत के आना। तो वो लोग कहते हैं ये साला कद्दू जीतेगा। तो अच्छा। जाहिर है हमारे लोग नाराज हो जाते हैं। तो खैर मैं उनको मना करता हूँ। फिर जी। जब वो जाने लगते हैं, मैं उसको तिलक विलक करता हूँ, रिक्शे बैठते हैं, तो वो लोग छींक देते हैं। हमारे यहाँ छींक को ओहो, जानती, बुरा माना जाता जी है। लेकिन जब वो बेटा हॉट सीट पे जाता है अमिताभ जी के सामने, तो जी। अमिताभ साहब उससे पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है। अच्छा। तो कहता था मैं फोन अ फ्रेंड करूँ। अब मैंने अच्छा। कहा यार ये पता नहीं किसको फोन अ फ्रेंड करेगा। वो जी। फोन अ फ्रेंड करता है उसी मुस्लिम फैमिली के फादर। वो बताइए। वसीम रिजवी साहब हमारे भोपाल के हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने वो अच्छा। किरदार निभाया इसका। अब मेरा दिल जो है वो धक धक होता कि यार इसने कहाँ फोन कर दिया, ये तो जी। जानबूझ के उसको गलत बता हरा देंगे। देंगे जी। लेकिन वो बताते हैं बेटा इसके माने खुदा तुम्हें सलामत रखे। वाह। अब साहब मैं खुश हो जाता हूँ और मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ। हम दोनों फिर गले मिलते हैं। तो उसकी अच्छा। थीम यही है कि यहाँ सिर्फ पैसे ही नहीं, दिल भी जीते जाते हैं। जी। ऐसे ही मैंने क्रेड का ऐड करिश्मा कपूर जी के साथ किया। और मैंने जो ऐड किए वो, अभी मैंने एक फिनोलेक्स पाइप का ऐड ब्रजेंद्र काला के साथ, और उसमें जायसवाल है, मैं उसका फर्स्ट नेम भूल रहा हूँ। तो अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ मुझे काम करने हैं। और आजकल तो मेरा एक, ये जो फिनोलेक्स का ऐड है, इसकी होल्डिंग तो आपके जी गुजरात में सब कई जगह। जगह, जी। बैंगलोर में बहुत जगह होल्डिंग जी। लगी, और सिनेमा घरों में भी दिखाया जा रहा है ये जी ऐड मेरा बिल्कुल। बिल्कुल। एक। जी सर। हर और विभाग का। मेरे कुछ मेरे एड्स और भी पॉपुलर हुए, जैसे एक सिम्फनी फैन का मैंने ऐड किया था। मैंने अच्छा। काला हिट का ऐड किया था। हाँ जी। तो ये मेरे एड्स कुछ और भी पॉपुलर हुए। तो बस खुश हो जाता हूँ जब देख लेता हूँ जी अपने सर। को पर्दे पे। खुश होने वाली बात भी है सर, आपने बहुत काम किया और सफल कार्य किया आपने। और सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए, कोई संदेश? आप तो खुद ही एक संस्था है जिससे हम कुछ देखिए सीख सकते हैं। मैं इस मामले में आपको बताऊं, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत लकी रहा। जी। लकी इन द सेंस कि जैसे मुझे पहला जो अवार्ड, देखिए यूँ तो मुझे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अवार्ड मिले, मुझे करीब 45-50 अवार्ड्स मिल चुके जी हैं। बिल्कुल। उसमें अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुझे मिले। मुझे पंडित बिरजू महाराज जी के साथ अवार्ड मिला, मुझे अनूप जलोटा के साथ अवार्ड मिला, मुझे राज बिसारिया के साथ साथ अवार्ड मिला। लेकिन ये अवार्ड जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए, या मुझे पाटलिपुत्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पटना में मिला, वो तो अलग। लेकिन जो मुझे नेशनल और स्टेट लेवल अवार्ड मिले, उनके लिए मैं वाकई में मैं लकी ही कहूंगा। क्योंकि जब मुझे पहला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश का, मुझे मालूम भी नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था। बताइए। शरद नागर जी वहाँ एकेडमी में काम करते थे, जिनका भी मैंने जिक्र किया, अमृता नागर जी के जी। छोटे बेटे। उनका फोन आया, अनिल जी आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 1984 में। जी। मैंने उनसे छूटते ही कहा, मैंने कहा शरद जी आज 1 अप्रैल नहीं अच्छा। जी। है। जी। तो इसी तरीके से मुझे कालिदास सम्मान मिला, मैंने अप्लाई नहीं किया था। लेकिन वहाँ की कमेटी ने मुझे सोचा मेरे बारे में। कालिदास सम्मान में आपको बताऊं, नेशनल अवार्ड है, वो जी। बहुत बड़ा सम्मान है। या जैसे मुझे अभी इस वर्ष प्रेसिडेंट महोदया से, जी। हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से जी। मुझे संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार, एक्टिंग का पुरस्कार मिला। हमारे लखनऊ में डायरेक्शन के पुरस्कार तो कई आए। राज बिसारिया साहब को मिला, सूर्यमोहन कुलशेख जी को मिला, अरविंद कुमार थपलियाल जी को मिला, ललित सिंह पोखरिया। लेकिन एक्टिंग का अवार्ड शायद मुझे पहली बार मिला है, जो कि हमारे प्रदेश में आया है। वाह सर, ये तो और बहुत बहुत बड़ी बात। जी। जी, तो इस ये मेरा मानना है भावना जी, कि जब आपको कोई अवार्ड मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, आपकी बिल्कुल। मेहनत और बढ़ जाती है, आपका कमिटमेंट और बढ़ जाता है। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जब मुझे कालिदास सम्मान मिला,
2019 का सम्मान था, जो कि मुझे 2022 में मिला था। अच्छा जिस दिन मुझे सम्मान मिला भोपाल में, अगले ही दिन मेरा प्ले था। अच्छा। वहां पर भारत भवन के 40 वर्ष मनाए गए थे, जिससे जी उन्होंने मेरा प्ले लगाया था। अब आप सोच सकती हैं मेरे दिल की धड़कन कैसी रही होगी कि लोग जो देखने आएंगे, अगर कहीं से मेरी एक्टिंग वीक हो गई, कहीं से मेरा प्रोडक्शन वीक हो गया, तो लोग कहेंगे यार यही आदमी जिसको कल अवार्ड दिया गया है। तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि इन जिम्मेदारियों ने मुझे, इन अवार्ड्स ने मुझे और ज्यादा जिम्मेदार बनाया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करूँ, अच्छा से अच्छा रोल करने की कोशिश करूँ, और पूरे तन मन धन से जितना मैं सोच सकता हूँ। देखिए, हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं हो सकता है, हर आदमी नसीरुद्दीन शाह नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी थोड़ी बहुत प्रतिभा मेरे में है, 2% 4%, जो मैं डायरेक्टर के साथ काम करूं उसका ऑप्टिमम मैं उसे, कि भाई ये मेरा बेस्ट है जो मैं आपको दे सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि हर आदमी इतना बड़ा नहीं हो सकता। पंकज कपूर जी हैं, बहुत इंडस्ट्री में एक से एक बड़े कलाकार जी पड़े हुए हैं। बिल्कुल। जी। आपकी तो मेरा बात यही से मानना। लग रहा सर आपके साथ हर चीज अनायास हो गई। जो भी आप बने हाँ अनायास, बस, पुरस्कार भी आपको अनायास तभी हो। तभी तो मैं कहता हूँ कि मैं इस मामले में ईश्वर ने मुझे जो मैं डिजर्व भी नहीं करता तो वो भी मुझे दे दिया। नहीं सर, डिजर्व लेकिन करते हैं आप। जी आपके माध्यम से मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी बच्चों को, जी। कि आज एक्टिंग बहुत ही ल्यूक्रेटिव कैरियर है। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ। क्योंकि देखिए, पढ़ करके जॉब करते हैं आप। हमारे जमाने में जब मैंने एमएससी पास किया था भाई डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। जी आज बिल्कुल। बहुत सारे एवेन्यूज है बच्चों के पास, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बहुत है। बहुत है। तो मैं स्कूल्स कॉलेजेस में भी जाता हूँ, तो वहां भी मैं कहता हूँ अगर आपके बच्चे में अगर जरा से भी टैलेंट है, तो उसको ग्रो करने का पूरा जी मौका दीजिए। क्योंकि आज इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है, इतना एक्सपेंशन हो गया है फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन इंडस्ट्री का, कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, आप उसको थिएटर के थ्रू ग्रो करने का मौका दीजिए। देखिए, पढ़ाई जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे तो आप अपने रोल्स की बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। जी क्योंकि रोल करने के पहले भी आपको सोचना पड़ता है हमें इस रोल में कैसे ग्रो करना है, कैसे हमें अपने को प्रेजेंट करना है। डायरेक्टर आपको वो गाइडलाइंस देता है, लेकिन जी उसमें ग्रो तो आप ही को करना है, डायरेक्टर बिल्कुल। आपको ग्रो तो नहीं करा सकता है। दैट यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट अबाउट टू थिंक अबाउट योर रोल्स, हाउ बेस्ट आई कैन डू इट। तो ये बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो आज उनका करियर बहुत लिक्रेटिव बन सकता है। क्योंकि आपको एक तो थिएटर आपको स्वांतः सुखाए है, एक्टिंग आपको, आप फिल्म में काम करें, सीरियल में काम करें, स्वांतः सुखाए है, पैसा आज अच्छा मिल रहा है। और तीसरा, जो पहचान आपको मिलती है, जो बिल्कुल। लोग आपको पहचानते हैं, लोग आपकी, लोग आपको इज्जत देते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। मैं भारत भवन में गया था, उस समय उड़ान मेरा टेलीकास्ट हुआ। जी तो उड़ान में मेरा कोई मेकअप तो होता नहीं था, सिर्फ मुझे कॉस्ट्यूम पहना ही जाती थी। और अच्छा। कई सीन्स ऐसे थे कि मैं अपने घर की कॉस्ट्यूम में होता था। जी कविता चौधरी मुझे मिलने में आती है। जी तो करीब 200-250 बच्चे, भारत भवन में मैं अपना प्ले करने गया था, कमला, विजय अच्छा। तेंदुलकर जी का लिखा हुआ। तो जी चूंकि मैं लीडर ऑफ द ट्रूप भी रहता था, मैं उसमें रोल भी कर रहा था, मैं बाहर लंच के लिए ऑर्डर देने के लिए आया। आप सोचिए, 200-250 बच्चे एनसीसी के आए हुए थे वहाँ। हम्म, और भारत भवन तो एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो बच्चे वहां विजिट करने आए, तो उन्होंने मुझे देखा, तो आपस में उन लोगों ने खाना पूछे कि वो, उनको यकीन ही नहीं था कि मैं वहां मिल जाऊंगा उनको। तो जी एक लड़की मेरे पास, सर आप वही उड़ान के एसएसपी साहब है ना? तो मैं बताइए। जरा सा मुस्कुराया, रे साहब, जो एक बरैया का छत्ता जैसे किसी को घेर लेता है। जी अब उस जमाने में मोबाइल फोन तो थे नहीं, ऑटोग्राफ चलता था। तो जिस ढंग से, अरे तू हट, तेरा हो गया, मुझे कर दे, ए तू हट, तू हट, तू हट, अरे तेरा हो गया, ऐसा अरे ऐसा हो गया। जी अरे, आई कैन नॉट, यू सी, द प्लेजर, द सेटिस्फैक्शन, जो सुख मुझे उन बच्चों के साथ में जो मिला, आई टेल यू भावना जी, इससे बढ़ के कोई आनंद नहीं जीवन में हो सकता कोई है, अवार्ड भी कोई नहीं सुख। आपको इतना बड़ा मिल सकता सर, वाकई। ठीक है। तो ये भी आपको मिलता है जब आप इस फील्ड में होते हैं। देखिए, डायरेक्टर तो पर्दे के पीछे होता है, कैमरा मैन तो पर्दे के पीछे होता है, जी आप सामने होते हैं। तो वो जो जी प्यार लोगों का मिलता है, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके हम्म, साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं,
आपसे अपना नंबर शेयर करना चाहते हैं। जी वो जो सुख है, वो आनंद जो है, मुझे जी, नहीं लगता है इससे बढ़ के कोई भी दुनिया में सुख हो सकता है। ठीक कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। अब मैं जी। तो ये कहूंगी कि जैसे अनायास इतनी चीजें होती गई, अब आपको कोई मैं बोलना चाहूंगी कि पद्म अवार्ड मिलना चाहिए हमारे प्रदेश के। आप इतने बड़े थिएटर के भी आर्टिस्ट हैं और देखिए, हर विधा के आर्टिस्ट हैं, नहीं, तो जरूर मिलना चाहिए, नहीं, हमारी नहीं। अनुशंसा होगी। देखिए, जी पद्म अवार्ड्स के लिए लाखों लाखों लोग अप्लाई करते हैं, जी सर। और बड़े बड़े काम पे मिलता है वो। और आई डोंट नो, मैंने कभी उस दिशा में सोचा नहीं। नहीं सर, आप ना सोचे, हम लोग सोचते हैं, आपके फैन है सब, हम लोग चाहते हैं कि आपको चलिए, मिले। थैंक यू सो मच फॉर दिस और बहुत ही कंसिडरेशन। अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करना। लग रहा है कि अभी मैं पता नहीं और क्या क्या आपसे पूछूं, और कुछ जाते कोई जाते बात अगर नहीं, आप आगे कहना से ही चाहें। हमारी आपकी वार्ता किसी अगले एपिसोड में जारी रहेगी। आप बिल्कुल कुछ और जारी क्वेश्चन रहेगी, बनाइए, बातें क्योंकि खत्म इसमें नहीं कोई होंगी, शक जारी। नहीं, जी जी इसमें कोई शक नहीं कि मेरे इस 62-63 साल के लंबे करियर में बहुत जी सारे एक्सपीरियंसेस आए, बहुत सारे चैलेंजेस आए, एंड एज लीडर ऑफ द ट्रुप तो बहुत सारी चीजों का मुझे फेस करना पड़ा। हमारे दर्पण के फाउंडर थे सत्यमूर्ति जी। जी मैं दर्पण में सिर्फ एक्टिंग करने के लिए आया था, मेरा अपना ग्रुप था, उसमें मैं सब कुछ देखता था। मुझे लगा जी यहाँ तो चलो सेटिस्फैक्शन है, सिर्फ एक्टिंग करूंगा। लेकिन जी हमारे सत्यमूर्ति जी ने 1978 में उन्होंने जी देखा कि ये लड़का तो बहुत काम करता है, इसको जिम्मेदारी दे दो, मुझे सचिव बना दिया। मैं वाह। 2016 तक बम्बई में जब तक मैं था, मैं सचिव बना रहा। फिर उसके बाद मैं महासचिव हो गया। तो बड़ी जिम्मेदारियां मुझे दी गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं उन जिम्मेदारियों को भी निभा सका, और जी अपना एक्टिंग का जो जुनून था उसको भी कायम रख सका। नहीं नहीं सर, मैं दिल से कहना चाहूंगी कि आज तो हमने खाली एक परिचय आपका प्राप्त किया, और वाकई आपके अनुभव जो जीवन के हैं उनको मैं जरूर चाहूंगी जरूर, हम लोगों के साथ साझा करें। हमारी आज की बात जरूर। जारी रहेगी, ये खत्म नहीं हो रही है, मैं यही बोलूंगी थैंक यू सो पहली मच। बात। थैंक यू, आपका बहुत नमस्कार। बहुत आभार, आपने इतने व्यस्त समय में से हमें इतना अपना अमूल्य टाइम दिया, आपका बहुत बहुत आभार नहीं, सर। नहीं, दिस वाज माय प्लेजर एंड प्रिविलेज। थैंक सर यू। हमारे लिए भी सर सौभाग्य।